हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट के कंप्लीट सेट के बारे में। प्लस मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा कॉग्निजेंट के पूरे टेक्निकल सेट का, जो लास्ट ईयर 26 बैच की ऑन कैंपस हायरिंग हुई थी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉग्निजेंट कैसे क्वेश्चंस को पूछती है। प्लस देखो, मेरा तो सिंपल खेल है, आप लोग वीडियोस पे जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करोगे कि भैया और वीडियोस चाहिए, मैं तो उतने वीडियोस डाल दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो भी फ्री वीडियोस डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। मेरा तो यही सीन रहता है कि देखो, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस आएंगी। अदरवाइज फिर हमारा भी थोड़ा मोराल डाउन हो जाता है कि जब बच्चे सपोर्ट ज्यादा नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही डालो, ठीक है। इसलिए मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट समथिंग, और अगर और वीडियोस ऐसी चाहिए तो वो भी बता देना। तो डिस्कस करते हैं और टेक्निकल असेसमेंट के पूरे सेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट सीरीज। आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया हूं मैं, तो वो जरूर ध्यान से सुन लेना। पहले जब आप इसको परचेस करते थे ना, तो ये आपको 160 रुपीज का मिलता था। अभी कूपन कोड ले आए हम इसमें, प्रोमो कोड, क्योंकि देखो जो बच्चे टेक्निकल असेसमेंट के लिए खरीद रहे हैं इसको, तो हम नहीं चाहते कि वो पूरा पैसा पे करें, क्योंकि उनके 2 असेसमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप नीचे जाना, आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है, कॉग्निजेंट। जब आप कोर्स को परचेज करोगे ना, तो जब जैसे ही आप परचेज बटन पे क्लिक करोगे, तो वहां पर एक प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। तो उस प्रोमो कोड में जस्ट कॉग्निजेंट टाइप कर देना कैपिटल लेटर्स में। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करवा दूंगा प्रोमो कोड। तो जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप टेक्निकल असेसमेंट के लिए कोर्स परचेज कर रहे हो तो आपके लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल है, ठीक है। प्लस आपको एक चीज बता देता हूं कि टेक्निकल असेसमेंट के लिए आपको मिलेगा क्या। बेसिकली इस वाले सेक्शन में चले जाना, एक्चुअल एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें जब जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सेट प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कहोगे भैया इतने से क्या होगा, आप उसके नीचे वाले सेक्शन में जाओ, विच इज प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, एंड दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सेट्स मिलने वाले हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारे सेट्स मिलने वाले हैं। कोडिंग के लिए आपको अलग से पूरी पीवाईक्यू की शीट मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ, और एसक्यूएल के लिए आपको पीवाईक्यू की शीट मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। और एसक्यूएल इज मोर देन इनफ, जितना हमने उसमें प्रोवाइड करवा रखा है दैट इज मोर देन इनफ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ये एसक्यूएल पूरी करके चले जाओ तो इतनी हमने प्रोवाइड करवा रखी है और आप एसक्यूएल क्लियर ना कर पाओ। इसी हिसाब से आपको वेब बेस्ड की भी जो सेट है वो आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। प्लस नीचे आपको कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एसक्यूएल के लिए भी अलग से आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। ये सब जो प्रीवियस ईयर का मटेरियल है ये आपको मिल जाएगा ओनली एट द प्राइस ऑफ 120 रुपीज। यू कैन परचेज इट, ठीक है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल असेसमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक बात मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं, ये बात आप समझ लेना कि टेक्निकल असेसमेंट कोई चीटिंग के चांसेस नहीं है। कट ऑफ हमेशा हाई जाएगा। आप बच्चे ये पूछ रहे थे कि जेन सी प्रो और नेक्स्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, अगर उन 2 कोडिंग में से क्वेश्चन में से आप 2x2 कोडिंग क्वेश्चन करते हो, 2x2 एसक्यूएल करते हो, वेब बेस्ड भी थोड़ा बहुत करते हो, तो चांस होता है कि आपको जेंसी आ जाएगा। तो आप कह रहे थे कि फिर जेंसी प्रो और नेक्स्ट कैसे डिसाइड होगा। तो बेसिकली जेंसी प्रो और नेक्स्ट डिसाइड किया जाता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस से, कि आपका एफटी में स्कोर कैसा था, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये कम्युनिकेशन में स्कोर कैसा था। और टेक्निकल असेसमेंट में 2x2 और 2x2 तो आप मान के चलो, बाकी का जो बचा वेब बेस्ड है और टेक्निकल एमसीक्यू है, उसमें कैसा स्कोर था, उसके बेसिस पर भी ये चीजें डिसाइड करती है कि ओवरऑल जेंसी प्रो और जेंसी नेक्स्ट कैसे वो लोग डिसाइड करेंगे। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि काफी बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे डिसाइड किया जाता है, तो मैं आपको एक चीज और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, कि जब आपने कॉग्निजेंट में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो लोग आपसे सर्टिफिकेशन मांगते हैं। और जब कॉग्निजेंट की तरफ से जेंसी नेक्स्ट की शॉर्टलिस्टिंग आएगी, आप देखना मैक्सिमम बच्चे उसमें वो होंगे जिन्होंने कोई ना कोई अच्छे सर्टिफिकेशंस अपलोड करे हैं। कट ऑफ तो लगभग उतना ही रहता, ज्यादा फर्क नहीं आता। बट आपका रेज्यूम और आपने जो सर्टिफिकेशंस मेंशन करे हैं, उसके बेसिस पर कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट की काफी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। काफी हद तक टेक्निकल असेसमेंट का स्कोर मैटर करेगा कि आपने क्या स्कोर किया है, ठीक है, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है। बट सर्टिफिकेशंस और जो आपका रेज्यूम है, वो भी एक फैक्टर रहेगा कि आपको जेंसी नेक्स्ट मिलेगा, जेंसी मिलेगा या जेंसी प्रो मिलेगा। कट ऑफ तो आप यही मान के चलना कि हाई रहता है। 2x2 और 2x2 करना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप नहीं कर पाओ और तब भी आपको इंटरव्यू आ जाए। हो सकता है आप केवल 1x2 कोडिंग क्वेश्चन कर पाओ, 2x2 एसक्यूएल आ जाए, कर पाओ, तब भी इंटरव्यू आ जाए। बट जनरली क्या होता है कि कई बार इस चीज में गलती हो जाती है, क्योंकि काफी बार कट ऑफ मैंने देखा है जो 2x2 एंड 2x2 चला जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कोशिश करना कि आप 2x2 और 2x2 ही कर पाओ। इससे कम जा सकता है कट ऑफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जैसा मैंने बताया कि
कई बार 2/2 चला जाता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। इस प्रकार का आप मेल देख लो, कांग्रेचुलेशन टू ऑल फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग फॉर द कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट टू बी कंडक्टेड ऑन 31st ऑफ अगस्त। तो इस प्रकार का यहाँ पर मेल है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करके बता देता हूँ। काफी बच्चों के यहाँ पर 18th को होने वाला है, काफी बच्चों का 31st को यहाँ पर जो टेक्निकल असेसमेंट है वो होने वाला है, काफी का शायद 24th को भी है। तो इट डिपेंड्स, काफी बच्चों का 24th को है, काफी का 18th को है, काफी का 31st को है। तो आपको आपके कॉलेज की तरफ से एक ऐसा मेल आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, वी आर प्लीज टू शेयर दैट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग फॉर अपकमिंग इन पर्सन टेक्निकल असेसमेंट। ध्यान से सुन लो, ये लिखा हुआ है इन पर्सन, यही तो मेन चीज है। इन पर्सन मतलब कहां पर होगा, आपके कॉलेज के कैंपस में होगा, और कॉग्निजेंट की टीम मॉनिटर करेगी, बकायदा बकायदा आपकी मॉनिटरिंग होगी। कोई भी चीटिंग करने का कुछ चांसेस है नहीं इसमें, ठीक है। तो कोई भी चीटिंग के चांसेस आपके बनते नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसके लिए आपको खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द ऐसा असेसमेंट होने वाला है जो डिसाइड करेगा कि आप कॉग्निजेंट में सिलेक्ट होगे या नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं पहले कोडिंग क्वेश्चन के ऊपर। देखो, पहले कोडिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, और इस प्रकार से कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के चाहते हो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको कॉग्निजेंट के मॉक टेस्ट सीरीज में चले जाना है, इसमें आपको ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वाले सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा, सारी शीट्स अवेलेबल हैं, सो आप अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हो पीवाईक्यू पढ़ के। बाकी यूट्यूब पे भी मैं फ्री में डालता रहता हूँ काफी सारी वीडियोस, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। You are given an array of n integers. Your task is to find the maximum possible sum by selecting elements from array such that no two selected elements are adjacent. You can select any number of elements, but if any elements at index I is selected, the element at the indices I minus 1 and I plus 1 cannot be selected. ठीक है। प्रिंट अ सिंगल इंटीजर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमें एक वैल्यू दी होगी n की, सो सपोज n इज इक्वल्स टू 6 एंड एक एरे दिया हुआ है, मतलब एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। अब ये कह रहा है जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं, 5 1 2 10 6 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें एडजेसेंट एलिमेंट का मैक्सिमम सम चाहिए, बट अगर आप ith एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, सो आप i माइनस वन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, i प्लस वन को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकता और 2 को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, और इस प्रकार से मुझे एडजेसेंट एलिमेंट का मैक्सिमम सम चाहिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, सो अब देखो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझें। फॉर एग्जांपल हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम सम चाहिए नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स का, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स लेता हूं, सबसे पहले मैंने 5 ले लिया, फिर मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने 6 ले लिया, तो मेरा जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। बट मुझे नहीं पता कि ये सम मैक्सिमम है या नहीं, लेकिन एक बात मैं गारंटी कह सकता हूं कि ये जो सारे एलिमेंट्स हमने लिए हैं इस सम में, ये नॉन एडजेसेंट है। कोई भी आप देख सकते हो, कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है। सो हमें चूंकि यहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट नहीं चाहिए और नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम चाहिए, बट मैक्सिमम सम चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि केवल मैं एक ही पार्ट को स्किप करूं, मैं दो पार्ट्स को भी स्किप कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं तो मैं 1 और 2 को स्किप कर सकता हूं। अभी मैंने केवल 1 को स्किप किया था, जिससे मैं 10 को सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ले लिया, फिर मैंने 1 को स्किप कर दिया, 2 को स्किप कर दिया, मैं अब यहां पर 10 को ले सकता हूं, तो 5 प्लस 10 हो गया। फिर मैंने यहां पर मैं 6 को नहीं ले सकता, बट मैं 2 को ले सकता हूं, राइट। तो फिर मैंने 2 ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 17। एंड दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड आउटपुट। इससे ज्यादा आउटपुट जो है वो नहीं आ पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच वी कैन गेट फ्रॉम द नॉन एडजेसेंट एलिमेंट सम फ्रॉम दिस एरे। ठीक है, सो बेसिकली अब ये हमें निकालना है, और कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा है, तो मतलब सोचने लायक चीज तो है। तो बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखो ना, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि एक लूप में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। डबल लूप में करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। डबल लूप में डेफिनेटली आप इसको इजीली कर पाओगे, बट डबल लूप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। सिंगल लूप में कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है कि देखो, हम एक काम कर सकते हैं, हम जिस भी एलिमेंट पे खड़े हुए हैं उस एलिमेंट तक का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें उस एलिमेंट तक की पता है, तो हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें दो प्रीवियस एलिमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल इस एरे में, ये हमारा एरे है, राइट। इस एरे में सपोज मैं 6 पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरा जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, 6। ठीक है, करंट एलिमेंट मेरा 6 है। अब मैं ये बात जानता हूं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, कि या तो मैं 6 को सिलेक्ट करूंगा या मैं 6 को स्किप करूंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं चलो स्किप भी करता हूं, ठीक है, अगर मैं स्किप करता हूं, तो जो
मेरा प्रीवियस एलिमेंट है, जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है जो शायद सिलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि मैं इसको स्किप कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं मेरा जो प्रीवियस एलिमेंट स्किप हुआ होगा उसकी वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको मान लो सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं स्किप वाले ऑप्शन पे जा रहा हूं, तो जो इसका प्रीवियस एलिमेंट है उसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो मैं स्किप कर रहा हूं, बट जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है हो सकता है वो इंक्लूड होगा मेरे सम में, ठीक है। तो इसके प्रीवियस एलिमेंट मतलब एक प्रीवियस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो मेरे को पता होनी चाहिए, तो मेरे को इसको स्टोर करना पड़ेगा। सो दैट इज प्रीवियस वन। सो हम एक वेरिएबल बना लेंगे प्रीवियस वन, जो कि उस एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेगा जो कि करंट एलिमेंट से एक पिछला एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने 10 स्टोर कर लिया। अब सपोज अगर मैं 6 को सिलेक्ट करता हूं, अगर मैं मान लिया 6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं 6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये बात गारंटी है कि मैं 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो मुझे 10 से भी प्रीवियस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास होनी चाहिए, दैट इज प्रीवियस 2। तो मेरे को एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा जो कि करंट एलिमेंट के पिछले से पिछले जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को स्टोर करे, दैट इज 2, ठीक है। तो अगर मेरे पास प्रीवियस 2 है, मेरे पास अगर प्रीवियस 1 है, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज सोचो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 को, ठीक है, 6 को मान लिया कि मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैंने 6 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, सिलेक्ट किया है, और मुझे पता है कि अगर मैं 6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो आई विल टेक 2, सो दैट विल बी 6 प्लस 2। बट ये जो 2 मैं यहां पर ले रहा हूं, इसका कोई बेनिफिट निकल रहा है? क्योंकि देखो मैं इसको यहां पर डायरेक्टली सम करवा रहा हूं, इससे कि मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे पास इस पॉइंट पर, जब मैं इसका सम करवा रहा हूं, प्रीवियस 2 वाले का सम करा रहा हूं, अगर मेरे पास इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर जिसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, मेरे पास अगर मैक्सिमम सम हो कि इस पोजीशन तक का मैक्सिमम सम क्या है, अगर वो मेरे पास हो और उसको मैं इसमें ऐड करूं, तो बात सेंस बनेगी, क्योंकि फिर हम करंट में जिस भी एलिमेंट पे खड़े हैं हमें पता पड़ जाएगा कि अगर हम प्रीवियस वाले एलिमेंट्स का सम करेंगे यहां तक, तो मैक्सिमम सम ये आएगा इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसको जो प्रीवियस 2 एलिमेंट है उसमें ये 2 लेने का तो कोई फायदा है नहीं, इसमें ये 2 लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रीवियस के तो हमें सम पता ही नहीं है, जो पीछे के एलिमेंट्स हैं उनके तो हमें कुछ सम पता ही नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 में हम क्या करने वाले हैं, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस 2 वाला एलिमेंट है ना, जो कि बाद में प्रीवियस 1 कन्वर्ट होगा जैसे ही लूप में हम आगे जाएंगे, इसमें हम उसके प्रीवियस के प्रीवियस का एलिमेंट सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस तक की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम यहां पर सिलेक्ट करके रखेंगे, जिससे जैसे ही हमें यूज पड़ता है तो हमें वहां तक का सम पता हो। अब ये जो बात मैंने बोली है ना, इसको अब मैं लिख के दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 5। सो अभी इसका तो कोई प्रीवियस है नहीं, तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा करंट एलिमेंट जो है वो है हमारा 1, करंट एलिमेंट हमारा 1 है, ठीक है। तो प्रीवियस 1 एलिमेंट क्या होगा, प्रीवियस 1 एलिमेंट होगा 5, और प्रीवियस 2 एलिमेंट क्या होगा, अभी तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट है ही नहीं इसके पीछे, ठीक है। तो 0 मान लेते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूं, मैं उस तक का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास रखूं, ठीक है। उस पोजीशन तक का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास रखूं, ध्यान से समझना। करंट हमारा 1 हो गया, प्रीवियस 1 5 हो गया, प्रीवियस 2 0 हो गया, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि मैं जिस भी एलिमेंट पे स्टैंड करता हूं, मुझे उस तक का मैक्सिमम पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर तो अभी तक अगर मैं मान लो 5 को इंक्लूड करता हूं या स्किप करता हूं, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं आफ्टर सम, 5 ही ले सकता हूं, ठीक है। अगर सपोज मैं 1 पे खड़ा हूं, अगर मैं 1 को इंक्लूड करता हूं, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं, 1, क्योंकि जो इसका एडजेसेंट एलिमेंट है 5 वो तो ऐड हो नहीं पाएगा, तो 1 ही मैं ले पाऊंगा मैक्सिमम। तो ऐसा करते हैं, 1 को स्किप करते हैं, क्योंकि 1 को अगर हमने स्किप कर दिया तो जो इसका प्रीवियस एलिमेंट है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस पोजीशन पर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 1 को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। 1 को स्किप कर देंगे, जो इसका प्रीवियस वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हम यहां पर ले सकते हैं। तो इस पोजीशन तक जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 5, जो कि हम ले सकते हैं। फिर आया 2। अब 2 पे हमारे दो ऑप्शंस होंगे, अब यहां से आपको समझ में आएगा। इसके पिछले वाला जो एलिमेंट है उसको तो हम नहीं ले सकते, जहां तक जो पिछले वाले तक का सम आ रहा है उसको तो हम नहीं ले सकते, लेकिन पिछले से पिछले वाले सम तक की वैल्यू को ले सकते हैं, क्योंकि ये तो एडजेसेंट हो जाएगा। सो इंक्लूडिंग दिस वी कैन टेक, सो हमारा एक फंक्शन बन सकता है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सिलेक्ट करूं नंबर को या मैं स्किप करूं, या तो मैं 2 को सिलेक्ट करूं या स्किप करूं। अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कंपेयर करूंगा, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट, उस वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट प्लस
प्रीवियस टू की जो वैल्यू है वो कितनी है, या फिर अगर मैं सपोज इसको स्किप कर रहा हूं तो प्रीवियस वन की वैल्यू कितनी है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको मैं इस पोजीशन पर रख सकता हूं। जैसे अगर मैं मान लो 2 को इंक्लूड करना चाहूं तो मुझे इसको प्रीवियस 2 के साथ सम करना पड़ेगा, दैट इज 7, और प्रीवियस 1 की वैल्यू क्या है 5, तो दोनों में अगर कंपेयर करूंगा तो प्रीवियस 2 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर हम 7 रख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 10 पे आया तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 10 को सिलेक्ट करूं या स्किप करूं। अगर मैं 10 को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर अगर इस जगह पे मैंने 10 को सिलेक्ट किया, सो मैं प्रीवियस 1 को तो नहीं ले सकता क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाएगा, प्रीवियस 2 को ले सकता हूं। सो मैं क्या चेक करूंगा कि प्रीवियस 2 प्लस करंट एलिमेंट दैट इज 5 प्लस 10, इसकी वैल्यू कितनी है 15। और अगर मैं 10 को स्किप करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, तो मैं प्रीवियस 1 को ले सकता हूं, तो प्रीवियस 1 तक की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7। दोनों में से क्या बड़ा है 15 बड़ा है, तो हम यहां पर इसको इंक्लूड करेंगे और यहां पर लेंगे हम 15। ठीक है। अब जैसे मेरे पास आया 6, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि या तो मैं 6 को इंक्लूड करूं या मैं 6 को इंक्लूड ना करूं। अगर मैं 6 को इंक्लूड करता हूं तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा प्रीवियस 2 की, तो प्रीवियस 2 हो गया 7, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। और अगर मैं 6 को स्किप करता हूं तो मैं प्रीवियस 1 को इंक्लूड कर सकता हूं, तो प्रीवियस 1 की वैल्यू क्या है 15, तो ये ज्यादा बड़ी है, तो मैं 6 को स्किप करूंगा। सो यहां तक भी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 15। अब आया 2, अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, और अगर नहीं करता तो 15, तो लास्ट में आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17। समझ में आ गया। ऐसे हम इस एल्गोरिथम को कर रहे हैं, प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 में हम सम्स को स्टोर करते चले जा रहे हैं, और उस करंट एलिमेंट तक की जो हमारी वैल्यू है मैक्सिमम उसको हम यहां पर लेते चले जा रहे हैं। दिस इज द एल्गोरिथम जो मैंने अभी आपको पूरी ड्राई रन करके समझाई है। ठीक है। सो मेरे पास बेसिकली दो ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, मेरे पास दो ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, कि मैं जब भी करंट पोजीशन पे हूं तो मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूं, प्रीवियस 2 प्लस करंट एलिमेंट, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं या मैं प्रीवियस 1 को सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो मैं करंट एलिमेंट को स्किप कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं तो मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास चूज करने के, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको मैं करंट एलिमेंट में स्टोर करवा दूंगा। जो करंट एलिमेंट है मैं कंपेयर कर लूंगा इन दोनों में से क्या बड़ा है, तो मैक्सिमम इन दोनों में से कंपेयर कर लूंगा और उसको मैं करंट एलिमेंट में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, और जैसे ही करंट एलिमेंट में ये स्टोर हो गया तो बस मुझे क्या करना है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है। जो प्रीवियस 1 है वो करंट हो जाएगा और जो प्रीवियस 2 है वो प्रीवियस 1 हो जाएगा, क्योंकि अपन एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएंगे ना। ठीक, बस यही एल्गोरिथम है। ठीक, सो चलते हैं एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना यहां पर आप देख सकते हो अपना एन ले लिया और एरे ले लिया, उसके बाद हमने अपना एरे इनपुट करवा लिया यहां पर। अगर एरे में केवल एक एलिमेंट है तो बेस केस हो गया ए ऑफ 0 हम रिटर्न करवा देंगे। अब देखो हम यहां पर फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास था 5 1 2 10 6 2, ये था हमारे पास एरे। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम प्रीवियस वन को ले पाए, क्योंकि प्रीवियस वन को नहीं ले पाएंगे हम। सो अगर हम इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस टू तो जीरो हो गया, प्रीवियस वन क्या हो गया ए ऑफ 0, दैट मींस ये एलिमेंट हो गया प्रीवियस वन। सो प्रीवियस वन इज इक्वल टू हो गया 5 और प्रीवियस 2 अभी के लिए हो गया 0। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, अब यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि या तो हम इस एलिमेंट को इंक्लूड करें या स्किप करें। सो जब हम यहां पर इसको अगर इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस 2 में ऐड करेंगे, तो प्रीवियस 2 में हमने ऐड किया, सो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। सो यहां पर क्या आ जाएगा 1, और अगर इसको हम स्किप करते हैं तो स्किप विल बी इक्वल्स टू प्रीवियस 1, राइट। अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं तो प्रीवियस 1 की बराबर वैल्यू होगी, दैट इज 5। तो अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं तो प्रीवियस 1 की वैल्यू ज्यादा है, तो हम करंट में क्या स्टोर करवाएंगे, प्रीवियस वन दैट इज 5। तो यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा बेसिकली 5, राइट। सो हम यहां पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं इंट करंट इक्वल्स टू मैथ ऑफ मैक्स, के दोनों में से क्या मैक्सिमम है। अगर हम उस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ा वैल्यू है, या फिर जो स्किप कर रहे हैं वो वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। सो मैथ डॉट मैक्स टेक और स्किप, ठीक है, इसमें से जो भी है वो करंट में हम स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस टू प्रीवियस वन के बराबर हो जाएगा और प्रीवियस वन करंट के बराबर हो जाएगा, जो अभी मैंने ड्राई रन में आपको समझाया था। और सिंपल इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो अभी हमने ड्राई रन में एल्गोरिथम डिस्कस करी थी उस हिसाब से 17 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, तो जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल वही आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, थोड़ा सा मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉग्निजेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। बाकी यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज अगेन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मिलेंगे, एसक्यूएल के, कोडिंग क्वेश्चंस के, वेब बेस्ड के, जिससे आप प्रिपरेशन कर पाओगे।
अब चलते हैं जरा एसक्यूएल क्वेश्चन की तरफ। एसक्यूएल के क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो एक बार। यू आर गिवन द फॉलोइंग टेबल्स, हमें फॉलोइंग टेबल्स दी हैं, लाइक एक दी है हमें एम्प्लॉय टेबल, एक दी है डिपार्टमेंट टेबल, एक दी है प्रोजेक्ट टेबल, एक दी है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स टेबल, एक दी है सैलरीज टेबल। ये मैंने आपको जस्ट इसमें कुछ वैल्यूज भी दिखा दी है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निजेंट में आपको वैल्यूज नहीं देखने को मिलेंगी, केवल आपको स्कीमा देखने को मिलेगा। जो हमने अपने एक्चुअल जो कॉग्निजेंट की जो सीरीज है उसमें जैसे हमने प्रोवाइड करवा रखा है ना स्कीमा, वैसे ही आपको मिलेगा जो मॉक टेस्ट में हमने करवा रखा है। ऐसे वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हमने जो अपनी एक्चुअल सीरीज है ना उसके अंदर तो हमने स्कीमा ही प्रोवाइड करवाए हैं। सो अब इसमें क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ईच डिपार्टमेंट नेम, टोटल प्रोजेक्ट आवर्स वर्कड बाय एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू दैट डिपार्टमेंट, ओनली डिस्प्ले डिपार्टमेंट्स वेयर द टोटल प्रोजेक्ट आवर्स आर ग्रेटर देन 100। एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया है, एक्चुअली बिकॉज द कंडीशन इज ग्रेटर देन 100 एचआर शुड नॉट अपीयर, देयरफॉर द करेक्ट आउटपुट इज आईटी एंड 320। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है टू डिस्प्ले ईच डिपार्टमेंट नेम। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट नेम पर चले जाओ, कहां पर है डिपार्टमेंट नेम, ये दिख रहा है हमें डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो एक तो डिपार्टमेंट नेम आना, ये है डिपार्टमेंट नेम, ये तो प्रोजेक्ट नेम है, ये है डिपार्टमेंट नेम, राइट। तो ये डिपार्टमेंट्स करके एक टेबल है, उसमें हमें डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, ये दिया डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, हमें ये सारे डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करने हैं। एंड द टोटल प्रोजेक्ट आवर्स वर्कड बाय एम्प्लॉइज, तो प्रोजेक्ट आवर्स कहां है, यहां पर है। ठीक है, तो दो टेबल्स हैं, एक तो डिपार्टमेंट्स हो गई और एक हो गई प्रोजेक्ट आवर्स। ये प्रोजेक्ट आवर्स वाली कौन सी है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इन दो टेबल्स की जरूरत है हमको। ठीक है, बिलोंगिंग टू दैट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि हमें हर डिपार्टमेंट करना है और टोटल प्रोजेक्ट आवर्स वर्कड बाय एम्प्लॉय हमें प्रिंट करना है। ओनली डिस्प्ले डिपार्टमेंट वेयर द टोटल प्रोजेक्ट आवर्स आर ग्रेटर देन 100। इस कंडीशन को बाद में चेक करेंगे, अभी के लिए भूल जाओ। पहले हमारा काम ये है कि हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करना है और टोटल प्रोजेक्ट आवर्स वर्कड बाय एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू दैट डिपार्टमेंट हमें यहां पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो टेबल्स हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल पर जाते हैं सबसे पहले। डिपार्टमेंट टेबल में क्या दिया हुआ है, डिपार्टमेंट की आईडी दी है और डिपार्टमेंट का नाम दिया है। ठीक है, तो हमारे पास डिपार्टमेंट की आईडी रहेगी, ठीक है, और डिपार्टमेंट का नाम रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास रहेंगी। ठीक है, क्या हम इसको आवर्स वाली टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं? तो आवर्स वाली टेबल में क्या दिया है, इसमें दी है एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड आवर्स। ठीक है, इसमें क्या दी है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी और आवर्स। ठीक है, क्या हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो अगर हम प्रोजेक्ट्स वाली टेबल देखें तो इसमें दी हुई है प्रोजेक्ट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो इससे हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं और डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी है। सो बेसिकली जो डिपार्टमेंट आईडी इसमें है उस आईडी को हम कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स वाली टेबल से। सो प्रोजेक्ट वाली टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है, तो ये दोनों जो आईडीज हैं इनसे ये दोनों टेबल्स क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, तो हमारे पास ये दोनों टेबल आ जाएंगी। फिर जब ये दोनों टेबल हो गई तो इसमें दी है प्रोजेक्ट आईडी, और उस प्रोजेक्ट आईडी से हम यहां वाली प्रोजेक्ट आईडी को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो इनसे ये तीनों जो टेबल्स हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये तीनों टेबल्स को कनेक्ट कर लेते हैं, पहला काम है हमारा तीनों टेबल्स को कनेक्ट करना, राइट। तो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कौन सी टेबल्स को ज्वाइन किया, एम्प्लॉइज टेबल को ज्वाइन किया डिपार्टमेंट्स टेबल से। ठीक है, तो हम यहां पर कौन सी टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छा तो इसकी एम्प्लॉय आईडी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉइज टेबल को कनेक्ट किया डिपार्टमेंट वाली टेबल से। ठीक है, और इसमें क्या एम्प्लॉय आईडी दी है, हाँ इसमें एम्प्लॉय आईडी दी है, हाँ तो उससे भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉइज वाली टेबल में एम्प्लॉय आईडी दी हुई है। सो डिपार्टमेंट्स वाली टेबल से अपन यहां पर क्या करेंगे, एम्प्लॉइज वाली टेबल को कनेक्ट करेंगे, और इसमें चूंकि एम्प्लॉय आईडी दी है और इस वाली टेबल में भी आप देख सकते हो जो आवर्स वाली टेबल है इसमें भी हमारी यहां पर एम्प्लॉय आईडी दी है, तो ये हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल को हमने डिपार्टमेंट वाली टेबल से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल को हमने डिपार्टमेंट वाली टेबल से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो एम्प्लॉइज वाली टेबल को
हमने डिपार्टमेंट वाली टेबल से कनेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट आईडी से, तो डिपार्टमेंट आईडी से दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो एम्प्लॉय आईडी वाली जो आपका कॉलम है, इससे हम ये आवर्स वाली जो टेबल है प्रोजेक्ट वाली, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो तीनों टेबल है हमारे पास जो कनेक्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी से हमने डिपार्टमेंट आईडी को जोड़ दिया, कौन सी, डिपार्टमेंट टेबल से एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। और फिर जो हमारी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट वाली थी उसमें हमने एम्प्लॉय आईडी को जोड़ दिया एम्प्लॉय आईडी से। तो ये तीनों जो टेबल्स हैं ये हमारी कनेक्ट हो गई। अब चूंकि हमारे पास तीनों टेबल्स कनेक्ट हो गई, तो अब हमें क्या निकालना है, उस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उस पर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए और टोटल आवर्स चाहिए, दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, तो एक बात याद रखना, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए और टोटल आवर्स चाहिए। तो जो टोटल आवर्स कर रहे हैं ये तो हमारा सम हो गया, ठीक है, सम हो गया। और डिपार्टमेंट का हमें यहां पर नेम भी चाहिए। अब इसमें एक चीज याद रखना जो हम सिखाएंगे आपको, कि कैसे हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कि ग्रुप बाय करना है, क्या करना है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो एक नियम समझ लो कि जब भी आप ग्रुप बाय कर रहे हो किसी भी, जब भी आप ग्रुप बाय कर रहे हो किसी भी एलिमेंट से, किसी भी कॉलम से, जब भी आप ग्रुप बाय कर रहे हो, जिस भी चीज से आप ग्रुप बाय कर रहे हो वो हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट में आएगा। कभी भी आपको एक ऐसी एसक्यूएल क्वेरी नहीं दी जाएगी जिसमें वो, जिससे भी आप ग्रुप बाय कर रहे हो वो चीज सिलेक्ट स्टेटमेंट में ना हो। ऐसी एसक्यूएल क्वेरी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। सो बेसिकली जब भी आप ग्रुप बाय करोगे तो वो उस चीज से करोगे जो कि आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट में आएगा। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट का नेम सिलेक्ट करना है। तो डिपार्टमेंट का जो नेम है वो तो यूनिक नहीं रहेगा। अब चूंकि हमें ग्रुप बाय करना है तो हम, लेकिन हमें सिलेक्ट में तो डिपार्टमेंट नेम लेना है। तो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, इससे हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन के जो आईडी है वो हमेशा से यूनिक रहेगी, हम ये चीज मान के चलते हैं। तो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी से हम यहां पर ग्रुप बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये हमको चाहिए, ठीक है। और हम ग्रुप बाय कर क्यों रहे हैं उसका रीजन ध्यान से समझिए। क्योंकि हमें चाहिए सम सारे आवर्स का। तो सारे आवर्स का जो सम है वो तो यहां पर बिखरा पड़ा है, सारे आवर्स का जो सम है वो तो यहां पर बिखरा पड़ा है। क्योंकि अब आप देखो हमें ये इंडिविजुअल नहीं चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 के साथ ये 120 है, और ये एम्प्लॉय आईडी 1 के साथ दोबारा से आप देख सकते हो ये 50 है। बट ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स का है, राइट। बट हमें ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका सम चाहिए। जैसे 101 वाला प्रोजेक्ट था, तो इसमें देखो 101 का प्रोजेक्ट ये हो गया और ये हो गया। तो इसका सम अगर आप एक बार करोगे तो यहां पर आप कैलकुलेट करिएगा कितना आ रहा है। यहां पर आ गया अपन का जो भी आ गया सम, ठीक है। तो वो आपका आ गया। फिर उसके बाद आप इसको और इसको जोड़ोगे तो उससे जो सम आ गया वो हमें चाहिए। फिर इससे आप जोड़ोगे, इससे जो सम आ गया वो चाहिए। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इनको करना है कंबाइन, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप करना जरूरी है। और दूसरी बात आपको एक और चीज सिखा देते हैं यहां पर, जब ये तीनों टेबल्स ज्वाइन होंगी ना, तो एक बात ध्यान से समझ लेना। आपके सामने जब ये तीनों टेबल्स ज्वाइन होके आएंगी तो कुछ ना कुछ ऐसे आएंगी। एक थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि सपोज ये लिखी है डिपार्टमेंट आईडी, ये लिखा है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, और ये लिखी है एम्प्लॉय आईडी, कुछ कॉलम्स हम आपको दिखा रहे हैं, और ये लिखा है आपका आर्स, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखो ये मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी जितनी भी बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे सपोज एम्प्लॉय आईडी 1 है और ये यहां पर 2 टाइम्स रिपीट कर रही है, राइट। तो ये जो टेबल है ना एम्प्लॉय की, ये इससे 2 बार कंबाइन होगी। सेम टेबल 2 बार कंबाइन होगी विद द एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये यहां पर 2 बार रिपीट करेगी। तो ये चीज क्या होगी, जो एम्प्लॉय वाली टेबल है वो यहां पर सम होगी, जो डुप्लीकेट उसकी रोज है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें एक कंबाइन सम चाहिए तो हमेशा हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। और जैसा हमने बताया कि जो भी सिलेक्ट स्टेट में आएगा उसमें तो हम उसका तो ग्रुप बाय करेंगे, ठीक है। और बाकी हमें क्या चाहिए, इसका टोटल प्रोजेक्ट आवर्स चाहिए हमें। तो टोटल प्रोजेक्ट आवर्स हमें कैसे मिलेंगे, सम करके। सो हम एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज कर सकते हैं। तो सम कर देंगे किससे, आवर्स से, ठीक है, सम कर देंगे आवर्स से। और डिपार्टमेंट नेम भी डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट में क्या आ जाएगा, एक तो ये सम आ जाएगा आवर्स वाला, और सिलेक्ट आ जाएगा डिपार्टमेंट नेम, सिंपल, ठीक है। और ग्रुप बाय कर देंगे तो सिंपल आ गया, सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम सम ईपी ऑफ आवर्स एज टोटल आवर्स। और हमने ये तीनों टेबलों को कंबाइन तो कर ही लिया था। ग्रुप बाय हम कर देंगे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम से। और फिर लास्ट की ये जो छोटी सी कंडीशन है, कि जो कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 100 होने चाहिए जो आवर्स हैं, तो हम सिंपल सी कंडीशन लगा देंगे, हैविंग सम ऑफ ईपी डॉट आवर्स इज ग्रेटर देन 100, सिंपल। और आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे हम अपनी ये वाली जो एसक्यूएल क्वेरी है इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ये हमने
बहुत सिंपल थी, बस आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा समझाया है। बाकी थी बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए एक चीज हमने समझाई कि भाई कैसे अपन क्या कर रहे हैं। दूसरी देखते हैं, दूसरी में जो टेबल्स हैं वो कुछ ऐसे दी हैं। इसमें लिखा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी नेम। सबसे पहले आ गया सिटी नेम, कैटेगरी नेम, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, तो सिटी नेम हमें कहां पे मिलेगा? इस वाली टेबल में मिलेगा, तो ये वाली टेबल तो हमें चाहिए होगी। फिर चाहिए हमें कैटेगरी नेम, तो कैटेगरी नेम हमें कहां पर मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है, तो ये भी टेबल चाहिए होगी। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है, तो क्वांटिटी इसमें दी हुई है, ठीक है, तो ये हमें चाहिए होगा। और टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो ये हमें चाहिए, ये वाली टेबल भी हमें चाहिए। ठीक है, अब ये जो तीनों टेबलें हैं ये हमें चाहिए, क्योंकि सिलेक्ट में इसमें लिखा है कि हमें यहाँ पर ये जो तीनों चीजें हैं वो हमें डिस्प्ले करानी है, तो ये तीन टेबल तो चाहिए होंगी। फॉर ईच सिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, तो ईच सिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी भी यहाँ पर मेंशन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये तो हमने ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो ठीक है। डिस्प्ले ओनली ग्रुप रोज वेयर द टोटल क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन 50, तो जो भी क्वांटिटी 50 से ज्यादा सोल्ड हुई है वो वाले हमें केवल डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करना चाहते हैं, इन तीनों टेबलों को कंबाइन करना चाहते हैं, तो देखो सबसे पहले तो इसको अगर हम इससे कंबाइन करना चाहें तो डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगी, कोई भी इसमें जो है आप देख सकते हो कि जो कुछ भी है वो इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है सिटीज में और ऑर्डर आईडी में। ठीक है, तो अगर इस वाली टेबल और इस वाली टेबल में जो भी है कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इसको हम यहाँ पर मेरे हिसाब से कर सकते हैं कंबाइन। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ऑर्डर्स वाली जो टेबल है, ये वाली जो ये जो सिटीज वाली टेबल है, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हो क्या कॉमन है, यहाँ पर सिटी आईडी कॉमन है, तो ये दोनों हमारी कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा हमें कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी, ये वाली कंबाइन हो जाएगी, तो ये तीनों जो टेबल्स हैं ये जुड़ गई। फिर ऑर्डर आईडी से हम इस वाली टेबल को जोड़ सकते हैं, राइट, तो ऑर्डर आईडी से अगर ये वाली टेबल हमारी जुड़ गई तो ये जो चारों टेबल हैं ये जुड़ जाएंगी। और फिर उसके बाद ये वाली टेबल और बची, तो ये चारों टेबल्स हमारी जुड़ गई। उसके बाद ऑर्डर आईडी है और इसमें प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी से हम इस वाली को जोड़ सकते हैं। और फिर इसमें चूंकि प्रोडक्ट आईडी मिल गई और कैटेगरी आईडी मिल गई, तो कैटेगरी आईडी से हम इस वाली को जोड़ सकते हैं। तो सारी टेबल्स हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी, राइट, सारी टेबल्स हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा है, सारी टेबल्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी टेबल्स कैसे ज्वाइन कर रहे हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आइडिया हो जाएगा एक बार। ठीक है, सबसे पहले ये वाली जो सिटी आईडी है इससे हम इसको जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ गया। ठीक है, तो ये दोनों टेबल्स जुड़ गई। ठीक है, इसकी जो कस्टमर आईडी है इससे ये वाली जुड़ गई। ठीक है, फिर इसमें इसमें आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर आईडी है इससे ये वाली जुड़ गई, तो ये ऑर्डर आईडी और ये ऑर्डर आईडी। ठीक है, फिर इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है उससे ये प्रोडक्ट आईडी जुड़ गई, इसमें जो कैटेगरी आईडी है उससे ये कैटेगरी आईडी जुड़ गई, तो ये ऐसे जुड़ रही हैं सारी टेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारी टेबल्स को ज्वाइन करवा लेते हैं। तो हमने सारी टेबल्स आप देख सकते हो ज्वाइन करा दी। सिटी आईडी से सिटी आईडी जोड़ ली है, कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी जोड़ ली, ऑर्डर आईडी से ऑर्डर जोड़ ली, प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी जोड़ ली, कैटेगरी आईडी से कैटेगरी आईडी हमने जोड़ ली, तो सारी टेबल्स जो है हमारी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है फॉर ईच सिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, हमें ईच सिटी और प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए डिस्प्ले करना है ग्रुप्स को। तो हमें क्या चीजें डिस्प्ले करनी पड़ेगी? एक तो सिटी डिस्प्ले करनी है और प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्प्ले करनी है, तो ये दोनों चीजें हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में डाल देंगे। क्या? सिटी का नेम और कैटेगरी का नेम, क्योंकि यही तो बोल रहा है ईच सिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा? सी डॉट सिटी नेम, कैट डॉट कैटेगरी नेम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिस्प्ले ओनली ग्रुप्स वेयर द टोटल क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन 50, तो ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा, टोटल क्वांटिटी भी जोड़नी पड़ेगी। तो सम ऑफ टोटल क्वांटिटी हमें यहां पर करनी है, तो वो हमने यहां पर जोड़ दी। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारा परफेक्ट हो गया, तीनों चीजें जो हमें चाहिए थी वो हमने यहां पर ले ली। सी टेबल से मतलब सिटी टेबल से सिटी नेम ले लिया, कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम ले लिया, और यहां पर आप देख सकते हो ऑर्डर वाली टेबल से हमने क्वांटिटी ले ली, तो ये हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट सही हो गया। ज्वाइन हमने सारा कर दिया। ठीक है, अब हमें चूंकि जो ग्रुप करना है वो किसके बेसिस पर करना है? एक तो सिटी के बेसिस पर करना है और प्रोडक्ट के बेसिस पर करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो भी चीजें आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट में आ रही हैं वो अपन के ग्रुप बाय में आएंगी। तो सिटी नेम और कैटेगरी नेम आ रहा है, बट ये रेपिटेटिव जैसा मैंने बताया हो सकता है, तो अपन चारों चीजें से ग्रुप बाय कर लेंगे। सिटी नेम सिटी आईडी, कैटेगरी नेम कैटेगरी आईडी, तो ग्रुप बाय भी एक बार लिख लेते हैं। तो ग्रुप बाय में आ गया सिटी आईडी सिटी नेम कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम। लास्ट में हमें जो सम चाहिए क्वांटिटी का 50 से ऊपर चाहिए, तो आ गया हैविंग सम ऑफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। दैट्स इट, दिस विल बी अवर आंसर। सो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, इसलिए मैंने पहला बार आपको डिटेल में समझाया था। सो दिस वाज द कंप्लीट सेट जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाया। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।